Good morning, students. Today we are going to study perfect competition market. पूर्ण प्रतियोगिता बाजार. The most common definition is given by Mrs. John Robinson. She describes perfect competition prevails when the demand for the output of each producer is perfectly elastic. अर्थात जो उत्पादक द्वारा वस्तु का उत्पादन किया गया है उस वस्तु की मांग पूर्णतः लोचदार होती है. अब आप इस शब्द से वाकिफ नहीं होंगे कि पूर्णतः लोचदार का अर्थ क्या है. पूर्णतः लोचदार की मांग वह होती है जब मांग जो है वो कीमत के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती है. The demand is hypersensitive to price. A small change in price leads to a big change in quantity demanded. That is known as perfectly elastic demand. Now we come to what are the characteristics of perfect competition. The first and foremost most important characteristic of perfect competition is that there are large numbers of buyers and sellers. Means the buyers and sellers are like mere drop in the ocean. अर्थात क्रेता और विक्रेताओं की अत्यधिक संख्या होती है और विक्रेता इतने अधिक होते हैं कि उनका उत्पादन कुल उत्पादन को प्रभावित करने में असमर्थ होता है और एक समुद्र में दोनों ही एक बूंद के भांति प्रतीत होते हैं. So the next characteristic which we move to is homogeneous product या समरूप वस्तुएं. मतलब उत्पादक जो है फर्में जो हैं वो ऐसी वस्तु का उत्पादन करती हैं जो पूर्णतः समरूप होती हैं, आइडेंटिकल होती हैं. अर्थात एक वस्तु को हम पूर्ण रूप से दूसरी वस्तु के लिए प्रतिस्थापित कर सकते हैं. इसी कारण से पूर्ण प्रतियोगिता में जो कीमत है वो यूनिफॉर्म एक रूप समरूप रहती है. अब तीसरी विशेषता यह है कि बहुत सारी फर्में होती हैं तो कीमत कैसे निर्धारित होगी. तो कई फर्में मिलकर एक उद्योग स्थापित होती हैं और सभी फर्मों की पूर्ति कुल पूर्ति और उपभोक्ताओं द्वारा जो कुल मांग है उनकी साम्य स्थिति से कीमत का निर्धारण उद्योग द्वारा होता है और इस कीमत को सभी फर्मों को अपनाना पड़ता है और इस दी हुई कीमत पर वो जितनी मात्रा को बेचना चाहें, जितनी मात्रा का समायोजन करना चाहें वो कर सकती हैं. इसीलिए बहुत सार्थक कथन उनके लिए कहा जाता है कि द फर्म्स इन द परफेक्ट कॉम्पिटिशन आर प्राइस टेकर्स एंड क्वांटिटी adjusters. The next important characteristic of perfect competition is that we ignore the transport cost because we assume uniform prices. Therefore, they are considered to be very negligible or they are ignored because transport cost will lead to difference in prices. That's why for the construction of perfect competition, to establish perfect competition, transport cost is ignored. The next important characteristic of perfect competition is free entry and free exit. Means the firms are so small in size that the capital required to establish is very small. So whenever they like, they can enter with small quantity. And in the case if they are earning loss, they can leave that industry. हिंदी में इसका रूपांतरण करें तो जो फर्में हैं उनकी प्रवेश और
निषेध स्वतंत्र होता है, क्योंकि बहुत पूंजी जो है वो बहुत कम मात्रा में चाहिए होती है स्थापना हेतु, इसलिए जब वो चाहें वो उस उद्योग में प्रवेश कर सकती हैं, और अगर उनको हानि प्राप्त हो रही होती है तो वह उस उद्योग को छोड़ सकती हैं। The next characteristic is free entry and free exit. The next characteristic of perfect competition is free mobility of factors of production and goods. Means the factors of production like labor, capital, they can enter from one industry to another and from one place to another. There is no hindrance to it. कोई बैरियर नहीं होता, किसी प्रकार का कठिनाई नहीं सामना करनी पड़ती है। सभी उत्पादन के साधन स्वतंत्र रूप से गतिशील होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए या एक उद्योग से दूसरे उद्योग में जाने के लिए। और इसी प्रकार जो गुड्स हैं, वस्तुएं हैं, वह भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकती हैं। जहाँ उनको उच्चतम कीमतें प्राप्त होती हैं वह स्वतः ही वहाँ विक्रय हेतु ले जाई जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त जो पूर्ण प्रतियोगिता की महत्वपूर्ण विशेषता है वो ये भी है कि देयर इज़ परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट ऑन पार्ट ऑफ बोथ बायर्स एंड सेलर्स। अर्थात क्रेता और विक्रेताओं को बाजार की पूर्ण जानकारी होती है। क्रेता को पता होता है कि किस कीमत पर वस्तु उपलब्ध है और विक्रेता को पूर्ण जानकारी होती है कि उसको किस कीमत पर वह वस्तु का विक्रय करना होता है, क्योंकि कीमतें जो हैं वो पूर्ण प्रतियोगिता में यूनिफॉर्म होती हैं। अब और आगे विशेषता पे चलें तो हम ये बता सकते हैं कि दीर्घकाल में सभी फर्मों को पूर्ण प्रतियोगिता में सामान्य लाभ प्राप्त होता है, और सामान्य लाभ उस स्थिति में प्राप्त होता है जब उत्पादन जो है वो औसत लागत के न्यूनतम बिंदु पर होता है। इसीलिए सभी फर्मों को अनुकूलतम फर्मों की संज्ञा भी दी जाती है। अब बेटा, अब आप पूछेंगे कि मैडम हमें व्यावहारिक जगत में पूर्ण प्रतियोगिता को किस रूप में या कौन से उदाहरण हम दे सकते हैं जिसमें पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। तो हम इसमें जो उदाहरण बता सकते हैं बेटा वो एक एग्रीकल्चर का बता सकते हैं, क्योंकि उसमें आप देखिए समरूप वस्तुओं का उत्पादन, चाहे वो गाजर, मूली, आलू, गेहूँ, बाजरा, मक्की, सब एक ही प्रकार से होती हैं। एंड दिस जेनरिक प्रोडक्शन इज डन बाय ऑल द फार्मर्स आइडेंटिकली। Further, we can also see perfect competition in foreign exchange market where the traders are trading the currencies. विनिमय, विदेशी विनिमय बाजार में भी पूर्ण प्रतियोगिता देखने को या उदाहरण हम दे सकते हैं, क्योंकि सभी व्यापारी जो हैं वो करेंसीज की ट्रेडिंग करते हैं। तो ये तो सारी हुई विशेषताएं और उदाहरण जो पूर्ण प्रतियोगिता के बताए जा सकते हैं। अब क्या ये व्यावहारिक है, क्या ये वास्तविकता है या मिथ्या है, इस प्रकार के प्रश्न उत्पन्न होते हैं। तो ये बताया जा सकता है कि जो न्यू क्लासिकल अर्थशास्त्री थे उन्होंने पूर्ण प्रतियोगिता पर बहुत विशेष बल दिया था। और क्योंकि वह मानते थे कि पूर्ण प्रतियोगिता अगर है तो वह उत्पादक और उपभोक्ता को अत्यधिक बेनिफिशियल हो सकती है, अत्यधिक
लाभ पहुंचा सकती है। इसीलिए उन्होंने अपनी सभी सिद्धांतों के निर्माण में पूर्ण प्रतियोगिता और उसके अजम्पशंस को लिया है। पर अन्य जो अर्थशास्त्री हैं, अन्य जो क्रिटिक्स हैं, उन्होंने इसकी आलोचना की है और उन्होंने कहा है कि ये व्यावहारिक नहीं है, क्योंकि जिन मान्यताओं पर पूर्ण प्रतियोगिता आधारित है वो गलत है, मिथ्या हैं। इसलिए कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन इज़ ओनली अ मिथ एंड इट इज़ फार फ्रॉम रियलिटी। थैंक यू।